ऑलराइट, तो अब तक हम काफ़ी सारी चीज़ें बाइनोमियल थ्योरम के बारे में सीख चुके हैं, हम फैक्टोरियल के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं, हम एनसीआर के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें जान चुके हैं, हमने एक्सपेंशन का फॉर्मूला देख लिया है और एक्सपेंशन का फॉर्मूला पढ़ने के बाद जो है हम जान चुके हैं कि भाई a+b जो है दिखने में कुछ इस तरह का होता है। तो ये जो चीज़ है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जानी चाहिए। एक इसका समीशन वाला फॉर्मूला भी था जो कि दिखने में कुछ ऐसा था, r=0 से लेके n, समीशन है बीच में, और ये आपका हो जाएगा NCR और यहाँ पर आ जाएगा a⁻n−r और b⁻r, है ना। ये दोनों ही फॉर्मूले हमारे लिए बहुत ज़्यादा ऑब्वियस हो जाने चाहिए क्योंकि इनको हम 100-50,000 बार अप्लाई करने वाले हैं, डिपेंडिंग ऑन हम कितनी इलस्ट्रेशन और कितनी प्रैक्टिस करते हैं बाइनोमियल थ्योरम्स की। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले इन भाई साहब के बारे में, NCR के बारे में, कि भाई क्या क्या राज छुपे हैं इस NCR के अंदर। यहाँ पे देखोगे तो NC0 आ रहा है, NC1 आ रहा है, फिर NC2 आएगा, NC3 भी आएगा और खत्म ये NCN पे जाके होगा। तो इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, क्या क्या बिहेवियर हैं। जैसे एक इंसान की प्रॉपर्टीज़ होती है ना, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, कोई स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा होता है, कोई पढ़ाने में काफ़ी अच्छा होता है, कोई बदतमीजी करने में ज़्यादा अच्छा होता है, सबकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इस NCR की प्रॉपर्टीज़ हैं जो ये फॉलो करता है ना। तो इस NCR को हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, तो बड़े ध्यान से देखना क्योंकि NCR ही है यार पूरे चैप्टर में ज़्यादातर, तो इसको इज्जत के साथ ट्रीट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इसके लिए स्पेशली मैं स्टार लगाऊं क्योंकि इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रॉपर्टी है ये स्टार्टिंग में देखो पढ़ाई जाती है, आसान अभी स्टार्ट कर रहे हैं हम चैप्टर को, कितना ही पढ़ाया ज़्यादातर, है ना। स्टार्टिंग में ये प्रॉपर्टी जो है हमको पढ़ाई जाती है, लोगों को लगता है आसान प्रॉपर्टी बड़ी ऑब्वियस चीज़ है, बट ये एडवांस लेवल सवालों तक में आ जाती है और एडवांस लेवल सवालों में दिख नहीं रहा होता कि ये प्रॉपर्टी लगेगी, और लोग सोचते हैं यार किसी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सवाल होगा, इतनी आसान प्रॉपर्टी तो दिमाग में किसी के खटकती भी नहीं है। तो ऐसा मत करना, इस प्रॉपर्टी को एक बार साइड से दिमाग में लेकर रखना क्योंकि अच्छे अच्छे सवाल इस प्रॉपर्टी में बहुत बन जाते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम बहुत सारे डेरिवेशंस में भी यूज़ करने वाले हैं। आई होप यू गेट इट। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, जो NCR भाई साहब हैं हमारे, ये बराबर होते हैं NCN-r भाई साहब के। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट NCR इज इक्वल्स टू NCN-r। ये मैंने कैसे बोल दिया। एक काम करो, दोनों को एक्सपैंड करो, फॉर्मूला तो तुम्हें याद है ना, मेरे को भी याद है, तुम्हें भी याद है। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल और साथ में आ जाएगा r फैक्टोरियल। सिमिलरली इधर हम करेंगे सेम चीज़, तो यहाँ आ जाएगा n फैक्टोरियल और नीचे आएगा n माइनस, ब्रैकेट में आएगा इधर n-r, है ना। जो ये नीचे होता है वो माइनस हो जाता है ऊपर वाले में से, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, इसका फैक्टोरियल और साथ में इसका खुद का फैक्टोरियल भी आता है, जैसे इधर r का फैक्टोरियल था, तो यहाँ आ जाएगा n-r का फैक्टोरियल। तो पहले सफाई कर लेते, थोड़ी सफाई होगी। अब ध्यान से देखोगे, अगर तुम इसको थोड़ा सा सॉल्व करोगे फर्दर, तो ये तुम्हारा क्या निकल के आएगा, ये तुम्हारा r निकल के आ जाएगा सीधे r फैक्टोरियल, और ये तुम्हारा n-r फैक्टोरियल है ना। तो ये पूरा तुम्हारा निकल के आ गया n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय n-r फैक्टोरियल। ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी ये एंटिटी और ये एंटिटी दोनों की दोनों सेम है। इसका मतलब NCR इज इक्वल्स टू NCN-r। ठीक है, क्लियर है, सभी को क्लियर है। बहुत आसान प्रॉपर्टी है, बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है। इसके बेस पे हम बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने वाले हैं। ध्यान से देखना। अब हम जानते हैं भाई कि हमारा a+b⁴n जो है वो दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो ये पैटर्न हमने देख लिया है कि भाई a की पावर तो बढ़ती जा रही है, a की घटती जा रही है, b की बढ़ती जा रही है और NCR का r भी जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये चीज़ हम a+b⁵ के लिए निकालें तो ऐसा होगा देखने में। तो ये बड़ा सा एक्सपेंशन जो है मैंने तुम्हारे लिए ऑलरेडी रेडीमेड जो है बना के रखा हुआ है सामने स्क्रीन के। तो भाई इससे हम क्या सीखने वाले हैं, तुम्हें अगर याद हो पिछली वीडियो में मैंने बहुत सारे NCR जो हैं बड़ी जल्दी सॉल्व कर लिए थे। ध्यान से देखना, ये जो 5C1 है, अगर मैं NCN-r वाली प्रॉपर्टी निकालूं तो यहाँ से मेरे पास निकल के आएगा कि ये 5C1 इक्वल टू होता है 5C4 के। समझ रहे हो। तो मैंने अगर एक बार 5C1 कैलकुलेट कर लिया तो मुझे 5C1 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होगी। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट। 5C2 सिमिलरली हो जाएगा 5C3 के बराबर और 5C0 तुम्हारा हो जाएगा 5C5 के बराबर। अब तुम एक पैटर्न जो है नोटिस कर पा रहे होगे यहाँ पे कि भाई ये 5C5 के बराबर है और 5C5 यहाँ पे है ना। तो जो ये स्टार्टिंग वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है और एंड वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ये एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस 5C4 को देखो, ये 5C1 के बराबर है, तो मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। समझ गए। सिमिलरली ऐसे देखोगे तो ये 5C3 5C2 के बराबर है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। मतलब ये एक पैटर्न है पूरा। यहाँ पर हमारा NC0 NCN के बराबर होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो सीरीज होती है उसमें आगे से जो हमारा आर्थ टर्म होगा और पीछे से जो आर्थ टर्म होगा, उनके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ध्यान रखना बाइनोमियल कोफिशिएंट्स बोला है मैंने। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का मतलब होता है NCRs, है ना। NCRs की पर्टिकुलरली इनकी बात कर रहे हैं। इसके जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं वो बराबर होंगे, मतलब पीछे से आर्थ टर्म और आगे से आर्थ टर्म चेक करोगे, जैसे ये पीछे से पहला टर्म है, सॉरी आगे से पहला टर्म है और ये आगे से और ये पीछे से पहला टर्म है, तो इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स क्या क्या हो गए। इसका तो NC0 हो गया और इसका NCN हो गया, तो ये बराबर होते हैं हमारे।
तो ये एक नया पैटर्न हमें नोटिस करने को मिला। ये पैटर्न बहुत काम आएगा आगे, अभी इसको हमें सिंपली दिमाग में याद करके रखना है, तो काफ़ी काम की चीज़ थी ये। ऑलराइट, तो इनको मिटा देते हैं भाई, इनको मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया मिटा दिया, और भाई तू भी निकल, क्योंकि हम इसे याद कर चुके हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ये जो 5C0 है ना, 5C0 लिखा है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। NC0 की वैल्यू हमेशा 1 होती है, n की वैल्यू कुछ भी हो, सो यू डोंट हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला फॉर दिस, है ना। सीधे लिख दो, अगर नीचे 0 है आर की जगह तो सीधे 1 लिख दो, ऊपर कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है, बस कोई नेगेटिव नंबर ना हो, वरना तो डिफाइंड ही नहीं रहेगा। और इसी तरह से जो NC1 टाइप के हमारे NCRs होते हैं, उनमें उनकी वैल्यू हमेशा n के बराबर होती है। सॉल्व मत करो, सॉल्व करके देखोगे तो भी यही आएगी, बट तुम्हें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, है ना। कभी भी कैलकुलेट नहीं करना है। NC1 दे रखा है, सीधे n, 5C1 हो, 8C1 हो, 9C1 हो, 10C1 हो, 1000C1 हो, इन्फिनिटी C1 हो, वी डोंट केयर, सीधे इन्फिनिटी लिख दो, सीधे 1 लिख दो, सीधे 5 लिख दो, है ना। बस इसके लिए तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5C2 आ गया, अब जैसे इसके लिए तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, इसके लिए यू विल हैव टू कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 2 हो गया और ये 10 के बराबर आ गया, समझे। अब क्योंकि तुम्हें 5C1 कैलकुलेट नहीं करना, इसलिए तुम्हें 5C4 भी कैलकुलेट नहीं करना। 5C4 को तुरंत देखते ही समझ जाओ कि भाई 5C1 है ये, इसको समझ जाओ देखते ही ये 5C0 है, तो इनकी वैल्यू सीधे लिख दो, 5 और 1। तो ये कैलकुलेशन की मैंने कुछ छोटी सी टिप्स बताई हैं जो कि काम आएंगी। वैसे तुम खुद इन टिप्स को इनहेरिट कर लोगे, जब तुम सवाल सॉल्व कर रहोगे तो बच्चे अपने अपने खुद नए मेथड्स निकाल के ले आते हैं ना, तो तुम अपने अपने भी नए मेथड्स को डिराइव करोगे, बताना जरूर कभी अगर निकालो कुछ बढ़िया इसमें तो। अब एक और हम रास की बात करने वाले हैं। देखो ये जो ऊपर सीरीज लिखी हुई है ना, ये प्लस का साइन है, इस पे गोला कर लिया, 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 है ना। तो इन प्लस साइंस पे गोला किया इसे थोड़ा क्लियर दिख जाए, वरना टर्म मिक्स्ड दिखते हैं ना, बहुत ज्यादा घचड़ पचड़ सी मच गई। क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखो क्या है, इसकी वैल्यू है 1, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है 5। सिंपली बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की बात कर रहे हो ना। बाइनोमियल कोफिशिएंट और कोफिशिएंट के बीच में अंतर होता है। बाइनोमियल कोफिशिएंट मतलब सिर्फ आप NCR की बात कर रहे हो। कोफिशिएंट क्या होता है इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये अलग से टॉपिक है, मैं अलग से बताऊंगा। और ये 5C2 है भाई, इन जनाब की वैल्यू 10 होती है। ये 5C3 है, इन जनाब की वैल्यू 10 होती है। ये 5C4 है, इन जनाब की वैल्यू 5 होती है। और ये 5C5 है, इन जनाब की वैल्यू 1 होती है। क्या तुम कुछ देख पा रहे हो, दिख रहा है कुछ, देख रहे हो। वैल्यू बढ़ी, 5 हो गई, फिर और बढ़ी 10 हो गई, फिर कांस्टेंट हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर दोबारा से जाके 1 हो गई। तो तुम एक ग्राफ पैटर्न नोटिस कर पा रहे हो। ये जो मैंने बनाया है ग्राफ, ये बेसिकली a प्लस बी की पावर 5 के बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ग्राफ है ना। यहाँ पर वैल्यू 1 थी, फिर 5 हुई, फिर 10 हो गई, फिर 10 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 1 हो गई। देख पा रहे हो किस तरह का ग्राफ आ रहा है, पहले बढ़ रहा है, फिर थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट हो गया, फिर घट गया। अब थोड़े से और एनॉमलीज और ट्रेंड्स नोटिस करते हैं हम। तो अगर मैं a प्लस बी की पावर 3 सिंपली बड़ा आसान सा मैं ले रहा हूँ, इसकी बात करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा NC। तो ये देखने में कुछ इस तरह का आ गया। मैं प्लस साइंस को दोबारा से हाईलाइट कर लेता हूँ, इससे डिस्टिंग्विश कर पाए टर्म्स के बीच में। अब इनके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इसकी तो भाई 1 होगी, इसकी भाई 3 होगी, है ना। इसकी 1 होगी और इसकी 3 होगी और इसकी भी 3 होगी, क्योंकि 3C2 जो है वो 3C1 के बराबर होता है उस प्रॉपर्टी के तहत, जो कि थी NCR इक्वल टू NCn-R। और ये 3C3 फिर आ गया, इसकी वैल्यू जो है वो फिर 1 के बराबर होगी। यहाँ पे देख रहे हो सेम चीज हो रही है, पहले वैल्यू बढ़ी, फिर थोड़ी देर कांस्टेंट हुई, फिर घट गई। यानी कि ये 1 के लिए था, ये 3 के लिए था, ये 3 के लिए था, फिर ये 1 के लिए था। कमाल है यार, ये तो बड़ी अच्छी चीज देखने को मिल रही है। एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो a प्लस बी की पावर 4 लेते हैं। तो यहाँ पर जो है मैंने बीच के टर्म्स नहीं लिखे हैं ना, आगे के जो एक a b के टर्म्स जो होते हैं वो नहीं लिखे, क्योंकि हम सिर्फ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स के साथ डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ होगा, यहाँ पे भी 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 कुछ होगा। इस कुछ को हम इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी इससे मतलब नहीं, हम तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को स्टडी कर रहे हैं भाई, इनके पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। क्यों लिखे हम जो अननेसेसरी है। इसकी वैल्यू चेक करो, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू चेक करो, n की वैल्यू 4 है यहाँ पे ना, n की वैल्यू 4 है, तो ये 4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे 4C2 वील हैव टू कैलकुलेट, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी, तो ये हो जाएगा हमारा 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 2, और ये 6 के बराबर आ जाएगा। तो 4C2 जो है 6 के बराबर है, 4C3 जो है वो आपका फिर से 4 के बराबर हो जाएगा, बिकॉज 4C3 इज इक्वल टू 4C1। 4C4 जो है ये आपका 1 के बराबर फिर से हो जाएगा। आई होप तुम समझ पा रहे हो, कोई भी बहुत ज्यादा हाई एंड कॉम्प्लिकेटेड चीज हमने नहीं करी है, इससे कई ज्यादा टफ चीजें तुम पहले ही सॉल्व कर चुके हो। इसका ग्राफ चेक करो, पहले वैल्यू 1 थी, फिर 4 हुई, थोड़ा मैंने बेकार ग्राफ बनाया है, थोड़ा स्लैंट ज़्यादा चाहिए। पहले 1 हुई, फिर हमारी इसकी वैल्यू 4 हो गई, फिर 6 हो गई, ये 6 हो गई, फिर जो है वैल्यू 4 हो गई वापस से, और फिर वैल्यू घट के दोबारा से 1 हो गई। ओके, तो ये जो ग्राफ आया था ये हमारा a प्लस बी की पावर 4 के लिए आया था, है ना। a प्लस बी की पावर 4 यहाँ लिख देता हूँ मैं।
और a प्लस बी की पावर 5 के लिए अगर तुम्हें याद हो तो दिखने में कुछ ऐसा ग्राफ आया था। पहले वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में तो 1 ही थी, उसके बाद 5 हुई थी, ये थोड़ी सी 5 हुई। एक मिनट दोबारा ग्राफ बनाता हूँ, क्लियर नहीं बना बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने ऐसे बनाया, तो वैल्यू यहाँ पे पहले 1 थी, फिर यहाँ पे वैल्यू 5 हो गई, फिर 5 के बाद 10 हो गई थी, और 10 के बाद कांस्टेंट हो गई थी, ये ऊपर नहीं जाएगा, और 10 के बाद कांस्टेंट हो गई थी और दोबारा 10 हो गई थी, और दोबारा 10 होने के बाद यहाँ पर जो है वैल्यू फिर से 5 हो गई थी, और ये फिर से जो है आपकी 1 हो गई थी। तो देख रहे हो ग्राफ सेम नेचर के हैं, बट एक डिफरेंस है, a प्लस बी की पावर 4 में और a प्लस बी की पावर 5 में एक डिफरेंस है। वैसे इस ग्राफ के बेस पे कोई सवाल नहीं पूछे जाते, आई एम जस्ट टेलिंग दिस टू यू फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग, है ना। ये सवालों में कोई ग्राफ नहीं बताता अलग से, टीचर्स इसको एक्सप्लेनेशन के लिए यूज करते हैं। एक्सप्लेनेशन काफी पॉपुलर है, कॉमन है, बट ग्राफ्स सवालों में मैंने कहीं नहीं देखे इस तरह के। एक्चुअली में ग्राफ भी नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफ तो अलग चीज ही होती है, ग्राफ तो कैलकुलस का टॉपिक है, इसमें कोई कैलकुलस नहीं लग रही। और तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं a प्लस बी की पावर 5 और a प्लस बी की पावर 4 में एक अंतर है कि a प्लस बी की पावर 5 में जो हमारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू डिनोट कर रहा है ना, 5 10 10 5 1। तो a प्लस बी की पावर 5 में पीक पर आके वैल्यू एक बार रिपीट हो रही है, यानी कि ग्राफ की जो वैल्यू है एक बार कांस्टेंट हो रही है। पर a प्लस बी की पावर 4 में एक ही बार ए पीक आ रही है ना, पीक आ रही है, कोई कांस्टेंट वांस्टेंट का हिसाब किताब नहीं है, एक डिफरेंस है ये। इसी तरह से तुम a प्लस बी की पावर 6 देखोगे तो तुम्हें ये एक ही पीक दिखाई देगी। फिर a प्लस बी की पावर 7 देखोगे तो तुम्हें इस तरह का कुछ दिखाई देगा टॉप पे। फिर a प्लस बी की पावर 8 देखोगे तो पीक दिखाई देगी। a प्लस बी की पावर 9 देखोगे तो फिर से तुम्हें कांस्टेंट वाली चीज दिखाई देगी टॉप पे, ये देखो इस तरह से। तो ये क्या माजरा है बॉस? देखो ये माजरा सिंपली इतना है कि जब a प्लस बी की पावर n होती है ना, अच्छे से लिखते हैं इसे नीचे जगह देके। जब a प्लस बी की पावर n होती है तो इसके एक्सपेंशन में बहुत सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे। तो मैक्सिमम वैल्यू वाला बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा, अगर हम ऊपर वाले एग्जांपल्स में देखें तो यहाँ पर कौन था भाई, यहाँ पर बीच वाला था, ये था हमारा 4C2 था, है ना, 4C2 लिख लेते हैं, ये 4C2 था। ध्यान से देखोगे तो इसके पीछे क्या था और इसके आगे क्या था, एक बार चेक करो। इसके आगे थे हमारे 4C3 और 4C4, और इसके पीछे क्या थे हमारे 4C1 और 4C0, है ना। इसके पीछे 2 थे, इसके आगे 2 थे। तो जस्ट जो बीच वाला हमारा बाइनोमियल कोफिशिएंट था उसकी वैल्यू मैक्सिमम थी, वैल्यू बढ़ी फिर घट गई। और अगर तुम यहाँ पर चेक करोगे ना, ये जो a प्लस बी की पावर 5 है, यहाँ पे चेक करोगे तो ये तुम्हारा आएगा 5C2 और 5C3, इन दोनों की वैल्यू तो बराबर है, और इसके जो आगे और पीछे वाले थे उनकी वैल्यू घट रही थी। तो यहाँ पर इसके पीछे है हमारे पास, एक मिनट इसको येलो कलर से लिखते हैं बीच वालों को, तो भाई इनके पीछे थे 5C1 और 5C0, और इनके आगे थे 5C4 और 5C5। ऑलराइट, तो देख रहे हो डिफरेंस क्या है दोनों में। जब हमारी a प्लस बी की पावर 4 थी, जब n की वैल्यू 4 थी, तब एक ही ऐसा टर्म था जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है। पर जब पावर 5 हो गई तो 2 ऐसे टर्म हो गए जिनकी मैक्सिमम वैल्यू है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? बाइनोमियल सीरीज में जब n ऑड होता है तो 2 ऐसे टर्म्स होते हैं जिनकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जब n इवन होता है तो एक ही ऐसा टर्म होता है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसको लिख लेते हैं, अलग से याद कर लेते हैं, समझ तो में आ ही गया है। एक बार a प्लस बी की पावर 7 6 8 9 कोई भी एग्जांपल लेके जरूर ट्राई करना। ये चीज तुम्हारे लिए याद करने वाली चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज बहुत ऑब्वियस हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है इफ n इज ऑड तो हमारे 2 ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट्स आएंगे, और n अगर हमारा इवन है तो ओनली 1 ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट। तो ये तो एक तो याद करने वाली चीज हो गई, रटना नहीं है, पर इसको ध्यान से सोचो ऐसा एक्चुअली में हो क्यों रहा है ना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम सीधे जो है इसके कोर पे निशाना लगा पाओ, सिर्फ बाहर की आउटर डेफिनेशन पे नहीं। जब n ऑड होता है, तुम्हें अगर याद हो तो हमने बोला था कि a प्लस बी की पावर n में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे होते हैं n+1। तो जब n ऑड है, ध्यान से सुनना, जब n ऑड है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हो गए। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया व्हेन n इज ऑड देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर इवन। तो जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे हमारे, जैसे कि एक बार हम कोई एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हमारे 6 जो हैं टोटल टर्म्स आ गए, और n की वैल्यू यहाँ पे 5 होनी थी तभी 6 टर्म्स आए। तो ये तो हमने एग्जांपल ले लिया n ऑड है। एक बार n इवन का भी लेते हैं, फिर उसके आगे उसको एनालाइज करेंगे ढंग से, है ना। तो व्हेन n इज इवन देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n+1 दैट इज ऑड, है ना। तो ये अंडरलाइन कर दो भाई, ये ऑड है और यहाँ इवन है, और यहाँ इवन है और यहाँ ऑड है। तो एग्जांपल लेते हैं कोई इवन नंबर लेते हैं हम, n की वैल्यू क्या लें भाई, n की वैल्यू 6 ले लेते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 7 हो जाएंगे। तो 7 सर्कल्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ऑलराइट, अब तुम्हें बड़ी ही एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे बॉस नोटिस करनी है।
अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की वैल्यू हमारी बढ़ती है, हमेशा बढ़ती ही है ना। और जब हमने देखा था n की वैल्यू ऑड थी तो एक टाइम पे आके कांस्टेंट हो जाती है। तो मैं ये नोटिस करना है कि कब आके वो कांस्टेंट हो जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब मैं एक लाइन बोलूंगा जो कि की लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपने मिडिल टर्म्स पे आके या फिर मिडिल टर्म पे आके मैक्सिमम होती है। दोबारा बोलूंगा, वो अपने मिडिल टर्म पे आके या फिर मिडिल टर्म्स पे आके मैक्सिमम होती है। एक और बार बोलूंगा मैं, वो अपने मिडिल टर्म पे आके या फिर अपने मिडिल टर्म्स पे आके मैक्सिमम होती है। 3 तेगाड़ा काम बिगाड़ा होता है, इसलिए मैं एक और बार बोलूंगा, वो अपने मिडिल टर्म पे आके या फिर मिडिल टर्म्स पे आके मैक्सिमम होगी। हाँ, थक गया मैं इसको 4 बार बोल के। समझते हैं भाई क्या बात है। पहली बात तो मैंने बोला वो अपने मिडिल टर्म्स या फिर मिडिल टर्म, है ना। तो ये टर्म्स और टर्म में अंतर है। ये है टर्म्स मतलब एक से ज्यादा मिडिल टर्म्स है, और ये लिखा है टर्म मतलब एक ही मिडिल टर्म है। भाई ये क्या बात हो गई, दिमाग में पल्ले नहीं पड़ रही। मिडिल टर्म ही लिख देते, सीधे टर्म्स लिखने की जरूरत थी। जरूरत ऐसी थी बॉस। ध्यान से देखो, इन जो गोले बना रखे हैं ऊपर, अगर ध्यान से देखोगे तो ये जब इवन नंबर ऑफ गोले हैं तो कोई भी मिडिल टर्म हो ही नहीं सकता, एक टर्म मिडिल हो ही नहीं सकता। ये 2 टर्म मिडिल करने पड़ेंगे, है ना। कोई एक पर्टिकुलर टर्म को तुम बीच में रख ही नहीं सकते। बीच में होने का क्या मतलब है? एग्जैक्ट बीच में। एग्जैक्ट बीच में होने का मतलब है कि इसके लेफ्ट में भी उतने ही होंगे, इसके राइट में भी उतने ही होंगे। समझ पा रहे हो मेरी बात? सिमिलरली इधर देखो, जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है यानी कि 7 हैं, तो एक टर्म को हम मिडिल टर्म बोल सकते हैं क्योंकि इसके इधर भी इतने ही है, इसके इधर भी इतने हैं। तो जब हमारा n की वैल्यू ऑड होती है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। ये 2 मिडिल टर्म हो गए, 2 मिडिल टर्म। और जब हमारी n की वैल्यू इवन होती है तो हमारा सिर्फ एक मिडिल टर्म होता है। इसको तुम्हें सिंपली लॉजिक सोचना है, सब भूल जाओ। देखो n की वैल्यू इवन है, अच्छा n की वैल्यू अगर भाई इवन है तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो n+1 होंगे, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो ऑड है। ठीक है, समझ गया। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ऑड हैं तो मतलब एक ही मिडिल टर्म होगा, क्योंकि उसके लेफ्ट में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, उसके राइट में इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। इवन प्लस इवन ऑड। अब ये जिसको समझ नहीं आया वो एक और बार, कहीं पे भी ग्लिची फील हो रहा है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैंने बेस्ट पॉसिबल वे में इसको एक्सप्लेन किया है, मैं लिख भी दिया है मैंने अलग से, है ना। काफ़ी मेहनत लगी है इसको लिखने में, वरना इतनी इंग्लिश मैं बहुत ही रेयरली लिखता हूँ। इंग्लिश है वैसे, इंग्लिश नहीं है। तो हमने डिस्कस कर लिया है भाई। छोटे अगर कई बार स्टक हो जाना तो छोटे से एग्जांपल लेके देख लो। जैसे n की वैल्यू 3 डाल के देखो, n की वैल्यू 3 डाली तो 4 टर्म्स आएंगे। 4 टर्म्स तो तुम बना के देख सकते हो ना, 1 2 3 4। अब इसमें देखोगे तो कोई भी एक मिडिल टर्म नहीं हो सकता, इन दोनों को मिडिल टर्म करना पड़ेगा, यानी कि इनके इधर भी सेम टर्म। और कमाल की बात है, जब हमारी n की वैल्यू ऑड होती है, जब हमारी n की वैल्यू ऑड होती है तो 2 मिडिल टर्म्स आते हैं। जैसे कि 4 के लिए था 1 2 3 4, ये 2 इन दोनों की वैल्यू भी सेम होती है। कैसे होती है भाई? ये NC 0 था और ये हमारा क्या था भाई? ये NC 1 था, ये NC 2 था और ये NC 3 था। ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा NC 1 और NC 2 सेम है हमारी प्रॉपर्टी के तहत, NCR इक्वल टू NCN-R। समझ पा रहे हो मेरी बात? समझ पा रहे हो? ढंग से समझ पा रहे हो? जब 2 मिडिल टर्म्स होते हैं तो उन दोनों मिडिल टर्म्स की वैल्यू भी सेम होती है। ये हम उन ग्राफ्स के थ्रू समझना चाह रहे थे। देख रहे हो दोनों की वैल्यू सेम क्यों है? यहाँ पे 5 डाली थी, n की वैल्यू ऑड थी। ऑड का मतलब इवन नंबर ऑफ टर्म्स, इवन नंबर ऑफ टर्म्स मतलब 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म्स है तो उन दोनों की वैल्यू भी सेम होगी। बहुत बार रिपीट कर दिया। अब जिसको याद नहीं है भाई वो फोन लैपटॉप सर में मार देना और आके मेरे घर पे मेरे पे भी मार देना, क्योंकि इससे ज्यादा बार इस चीज को नहीं किया जा सकता इटरेट। फिर भी चलो कर लेंगे यार, अगर कंफ्यूज हो तो पूछ लेना। जो 10 डेज ऑफ मास्टरिंग बाइनोमियल वाले हैं वो पूछ लेना ना, डीएम कर लेना। एक भी ग्लिच नहीं छोड़ना है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये हमने बेसिक चीजें पढ़ ली। अब हम एक और नई चीज का जो है लर्निंग करने वाले हैं, एक और नई चीज जो है हम सीखने वाले हैं, जो कि होने वाला है फॉर्मूला फॉर जनरल टर्म। तो हम देखने वाले हैं भाई जनरल टर्म क्या है। जनरल टर्म मतलब किसी भी सीरीज से किसी भी एक पर्टिकुलर टर्म को उठाने का फॉर्मूला क्या होता है। अभी समझ नहीं आ रहा होगा, थोड़ी देर और रुक जाओ, है ना। तो जैसे कि a+b/n को गेम में लाते हैं। a+b/n भाई तू आजा, इसका मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला वीडियो पोस्ट करके। तो ये जो है भाई मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो ये मैंने अपनी बड़ी सी जो है सीरीज लिख ली। अब ध्यान से देखना, इस सीरीज में हम बात करते हैं तीसरे नंबर वाले टर्म की। तो इसको हम बोलेंगे T3, है ना। टर्म 3, तीसरे नंबर वाला टर्म। तो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा वाला टर्म है। तो इसको जरा गौर से देखो, तीसरा वाला टर्म दिखने में कुछ ऐसा है। तो T3 जो है वो भाई यहाँ पर हमारा इस सीरीज में है NC2 और a की पावर n-2 और b की पावर 2। तीसरा टर्म जो है वो देखने में कुछ ऐसा है। तो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो यहाँ पर 3 है पर यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पर 2 आ रहा है, यहाँ पे भी 2 आ रहा है। हमें बेसिकली क्या करना है, हमें जनरल फॉर्मूला निकालना है। ये तो हमने तीसरे टर्म का सीधे लिख दिया। जैसे इसी तरह से अगर तुम प्रेडिक्ट कर पा रहे हो तो चौथा टर्म तुम्हारा देखने में कैसे होगा।
यहाँ लिख देता हूँ मैं, अलग से डंडा बनाते हैं और सेपरेशन करते हैं, और ये होगा T4। तो यहाँ पर NC3 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 की जगह 2 आ रहा है, 3 की वजह से यहाँ पे 2 आ रहा है ना। तो यहाँ पर 4 के करस्पॉन्डिंग हमारा 3 आना चाहिए। तो ये देखने में ऐसा हो जाएगा NC3, और साथ में आ जाएगा a की पावर n-3 और b की पावर 3। देखो तो यही है एग्जैक्टली, मैंने यही टर्म यहाँ पे लिख दिया है, T4 है जो, है ना। तो इसी तरह से तुम T10 भी लिख सकते हो। T10 में जो है NC9 आ जाएगा, NC9 और a की पावर n-9 आ जाएगा, और b की पावर 9 आ जाएगा। समझ रहे हो ऐसा क्यों हो रहा है, एक खिसक के बात क्यों हो रही है। T10 की बात कर रहे हैं पर आ इधर 9 रहा है, ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। NCR में हम R की वैल्यू 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। अगर मैं तुमसे बोलता हूँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है सीक्वेंस सीरीज के लिए, अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि कोई सीरीज जो है भाई वो ऐसी है, A0 A1, सीरीज नहीं मतलब नंबर ऑफ टर्म्स हैं, A2, और ये जा रहा है तुम्हारा AN तक, तो इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, तो टोटल n+1 टर्म्स हैं, ये ध्यान रखना, क्योंकि चीज़ 0 से शुरू हो रही है। मान लो सीरीज देखने में ऐसी हो तुम्हारी, A1 A2 A3 A4, और ये जा रही है तुम्हारी AN तक। अब यहाँ पर n टर्म्स हैं, यहाँ पर n टर्म्स हैं, बट इस वाली में n+1 है, क्योंकि यहाँ 0 से शुरू हो रही है। सिमिलरली जो हम बाइनोमियल थ्योरम्स में पढ़ते हैं वो सीरीज हमारी 0 से शुरू होती है, इसीलिए एक का शिफ्ट आ रहा है। तो एक फॉर्मूला हमारा बड़ा ही प्रचलित फॉर्मूला है, ये जगह बनाते हैं नीचे, तो हमारा हो जाएगा TR+1, है ना। जैसे T10 था ना, तो उसको हम लिख लेंगे T9+1 इज इक्वल्स टू NCR इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाइड बाय a की पावर, अब ये तो तुम्हें पता ही है, n-r और b की पावर r। ये है जनरल टर्म का फॉर्मूला। इस पे सवाल बनते हैं, ध्यान रखना, बढ़िया बढ़िया सवाल बनते हैं इस पे, अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं। नीचे देखो, अगर इसका यूज करके हम यहाँ लिखें तो ये हमारा बेसिकली दिखने में कुछ इस तरह का आएगा, जो है ये NC9 और a की पावर n-9 और b की पावर 9। समझ रहे हो, ये एक्चुअली में T10 की बात ही कर रहे हैं। तो T10 इक्वल टू T9+1, और ये फॉर्मूला लगा देंगे फिर। समझ रहे हो, एक का शिफ्ट करना है, एक का शिफ्ट। तो ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर लिखा है, ये अननेसेसरी चीज़ों को, एग्जांपल्स को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको हम चाहे तो अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला एक की शिफ्ट दिखा रहा है, इस एक की शिफ्ट को याद करना है। वाई एक की शिफ्ट एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि भाई हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, एज सिंपल एज दैट। लॉजिक होना चाहिए हर चीज़ का, ऐसी रैंडमली रटना नहीं है बॉस। समझ रहे हो मेरी बात। तो भाई इसको दिलों में, रगों में उतार लो, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा बार इस्तेमाल होने वाला है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ इन दिस लेक्चर, दैट्स ऑल फॉर नाउ। नहीं यार, एक चीज़ अभी रह गई है, एक चीज़ रह गई है जो कि मैंने ऊपर पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करी, दैट इज मिडिल टर्म। मिडिल टर्म बेसिकली सिंपली एक बाइनोमियल सीरीज है, उसका मिडिल टर्म कौन सा है, बीच वाला टर्म कौन सा है, ये निकालना है तुम्हें। इसके लिए भी लोगों ने फॉर्मूला बना रखे हैं, मुझे फॉर्मूला की जरूरत नहीं पड़ी कभी इसके लिए, क्योंकि इंट्यूटिवली ही मैं ये देख लेता हूँ। जैसे अगर मान लो 1 2 3 4 है ना, 4 टर्म दे रखे हैं, तो मिडिल टर्म कौन से होंगे, ये दोनों होंगे। अगर एक कोई सीरीज है, मान लो उसमें 7 टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, मिडिल टर्म होगा भाई कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 बना दिए मैंने, 7 होंगे, वही मैं कंफ्यूज हो रहा था। तो बेसिकली यहाँ पर मिडिल टर्म तुम्हारा ये वाला हो जाएगा, ये तुम्हारा 4th टर्म है। तो 7 टर्म होने पे 4th टर्म मिडिल है, 4 टर्म होने पे 2nd और 3rd टर्म मिडिल है। ये मैं देख के पता कर पाता था, बट जिंदगी में जो है बर्बादी तब आ गई जब इन लोगों ने बोला कि भाई टर्म जो है 1120 है। अब बताओ मिडिल टर्म, जान निकल गई यार। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला कि n जब तुम्हारा इवन होता है तो टोटल नंबर ऑफ मिडिल टर्म्स जो होते हैं तुम्हारे वो एक ही होता है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड हो जाते हैं। अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एक ही मिडिल टर्म होगा। उसको तुम कैसे निकालोगे, तो उसका इन लोगों ने ना एक फॉर्मूला बना दिया है, वो फॉर्मूला हर जगह अप्लीकेबल हो जाता है। तो उस फॉर्मूले को याद रख लेना, मिडिल टर्म n, और तो n के बेसिस पे बात होगा, तो इसके हम 2 डाइवर्जेंस क्रिएट कर लेते हैं, एक ही वाला और एक ही वाला। तो यहाँ पर तो n जो है हमारा इवन है और यहाँ पर जो है n हमारा ऑड है। अब ये n क्या है, ये n है a प्लस बी की पावर n वाला n है ना, ये वाला n है, इसको ध्यान रखना। तो जब n इवन है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड है, तो n इवन पे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड हो जाएंगे। और मिडिल टर्म का हमारा ये फॉर्मूला होगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक ही मिडिल टर्म होगा अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे ऑड है ना, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n+1 होते हैं, n इवन है तो n+1 जब हमारा ऑड होगा। दोबारा बता दूँ, ट्रेड करके बता दूँ चीज़ों को, इससे भूल ना जाओ। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा n+2/2। सिंपल फॉर्मूला, याद रख लो या फिर ऑब्वियस बना लो इसको एक बार ऑब्जर्व करके 3-4 एग्जाम्पल लेके। अगर n हमारा ऑड है तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमारे इवन हो जाएंगे और 2 मिडिल टर्म्स हो जाएंगे। तो उनके फॉर्मूला में इस तरह से लिखेंगे n+1/2 और एक आ जाएगा हमारा n+3/2, है ना। ये दोनों जो है फॉर्मूले तो हम याद रख सकते हो। अब इनको एग्जाम्पल की मदद से एक बार समझ लो और क्लियर कर लो। एक बार n की वैल्यू हम 5 लेके देखते हैं। 5 है तो n ऑड है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल आएगा, n की वैल्यू मैंने ली 5,
तो भाई इनके हिसाब से टी 5 + 1/2 यानी कि ये आ जाएगा 6/2 दैट इज इक्वल टू T3 और टी कितना आ जाएगा, ये 5 + 3/2 हो जाएगा 4 है ना। T3 और T4 जो है मिडिल टर्म्स है। एक बार भाई कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, भरोसा नहीं हो रहा मेरे को इन पे। तो भाई ये कर लेते हैं। एन के वैल्यू 5 है, टोटल 6 टर्म्स होंगे, मैंने तुम्हें बताया था n+1 टर्म होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ऑलराइट। तो यहाँ पर ये दोनों मिडिल टर्म है, इसके इधर 2 टर्म है, इसके इधर 2 टर्म है। तो ये इनका नंबर काउंट कर लेते हैं। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है। बिल्कुल सही है, प्रूफ आ गया। T3 और T4 जो है हमारे मिडिल टर्म्स है। और T3 और T4 का तुम जो है फॉर्मूला लिखना जानते ही होगे। फॉर्मूला क्या होता है भाई, T3 को हम लिख सकते हैं T2 + 1 और इस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा NC कितना, NC2 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा हमारे पास a की पावर n-2 और b की पावर 2। समझ पा रहे हो? तो दिस इज एज सिंपल एज दैट, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। एक बार इवन भी एग्जाम्पल लेते हैं। एन के लिए इवन क्या कंसीडर करें, एन के लिए काम करते हैं 6 लेते हैं। 6 अच्छा लग रहा है। 6 मतलब छोटे एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इससे लिख के बता सकूँ, वरना 1000 गोले थोड़ी बनाता रहूँगा मैं तुम्हें समझाने के लिए, मतलब काफ़ी टाइम लग जाएगा यार, तुम्हारा भी मेरा भी। तो एन के लिए 6 लेंगे तो इसके हिसाब से 6 + 2/2 कितना आ जाएगा, 6 + 2/2 ये तुम्हारा आ जाएगा कितना भाई, 3 + 1 दैट इक्वल टू 4। ये कह रहा है 4th टर्म मिडिल होगा। ओके, अगर तुम कह रहे हो भाई 6 टर्म है, सॉरी एन के वैल्यू अगर 6 है तो 4th टर्म जो है वो तुम्हारा मिडिल टर्म होगा। तो एक बार इसको वेरीफाई करते हैं। एन के वैल्यू अगर 6 है, पहले तो याद कर लो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, 7 होंगे। तो 7 जो है सर्कल्स बना लो, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें मिडिल टर्म में क्लियरली देख पा रहा हूँ ये वाला होगा, क्योंकि इसके इधर 3 है, इसके इधर 3 है। और यहाँ पर क्लियरली हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4, ये 4th टर्म जो है जो हमारा यहाँ निकल के आया है वो हमारा आंसर है। और 4th टर्म का हम जनरल फॉर्मूला भी जानते हैं, ये हमारा हो जाएगा NC3 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा a की पावर n-3 b की पावर 3। तो हम समझ चुके हैं मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके फॉर्मूला देख चुके हैं और जनरल टर्म का फॉर्मूला देख चुके हैं। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ, और काफ़ी मज़ेदार रहा आज का सेशन, काफ़ी नई नई चीज़ें जानने को मिली, मज़ा आ गया मुझे थक भी गया मैं काफ़ी बोलते बोलते स्पीड में लगातार। सो या दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं अगली वीडियो में।